हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट शुरू करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स लैब असिस्टेंट सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए। स्टूडेंट्स, आज का ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, ये अगर आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी साइंस के पोर्शन में ये वाला टॉपिक दिया है। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं ऑप्टिक्स, प्रकाश की हम शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एकदम पूरा बेसिक से बताऊंगा। बेसिक वाली क्लास अगर आप लोग अच्छे से ले लोगे, अच्छे से समझ लोगे तो आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसका बेसिक मजबूत होना चाहिए। तो एकदम बेसिक से बताने वाला हूं। आप लोगों का थोड़ा बहुत पहले स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ होगा, तो हम उसी को थोड़ा रिवाइज करेंगे, जिससे आप लोगों को इस यूनिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान से आप लोग इसको पढ़ना स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही अपने ये यूनिट्स होंगे मैं एमसीक्यू सीरीज ले आऊँगा। वैसे एमसीक्यू सीरीज पहले भी आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपने शायद जून के फर्स्ट वीक में एमसीक्यू सीरीज शुरू कर देंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की। आप लोगों के टॉपिक दिया हुआ है प्रकाश की। ठीक है, प्रकाशिकी का मतलब भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखो, प्रकाश को लेकर काफी पहले भी बहुत को वैज्ञानिकों में भी कंफ्यूजन रहा है। आप लोगों को भी शायद हो सकता है इसमें, लेकिन अपन इजी वे में इसको पढ़ेंगे। कंफ्यूजन कैसा रहा है? बहुत पहले प्रकाश को सरल देखिए प्रभाव में मानते थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। फिर हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिया तो प्रकाश को तरंग के रूप में मानने लगे कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। उसके बाद में कुछ प्रभाव ऐसे सामने आए, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, रमन प्रभाव है, क्रॉम्पटन प्रभाव है, ऐसे कई सारे प्रभाव आए। उसके बाद में उनसे ये पता चला कि प्रकाश न तो सरल रेखा में चलता है, न तरंगों के रूप में चलता है, बल्कि प्रकाश तो कणों के रूप में गति करता है, जो मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो। तो स्टूडेंट्स, हम इतना डीप नहीं जाएंगे। आप लोगों के सिलेबस में प्रकाश की यूनिट दिया हुआ है, तो हम प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक दे रखे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब दे रखा है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स, ये समझने से पहले आप लोगों को काफी कुछ समझ में आना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कुछ पॉइंट्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, प्रकाश से संबंधित आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो प्रकाश की चाल आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, पता नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछ ले कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, प्रकाश की जो चाल है सबसे ज्यादा होती है प्रकृति में। इससे ज्यादा चाल किसी की नहीं है। कितनी होती है? इसकी होती है एग्जैक्ट अगर देखें तो 2.99 गुणा 10⁸ मीटर बटे सेकेंड, ये इसकी एग्जैक्ट चाल है। लेकिन अप्रोक्सीमेट ये कितनी लिखी हुई मिलती है हमें? 3 गुणा 10⁸ मीटर बटे सेकेंड, ऐसे लिखी हुई मिलती है। कई बार ध्यान रखना, ये ऐसे भी लिखी हुई मिल सकती है, 3 लाख किलोमीटर बटे सेकेंड। ध्यान रखना, ये किलोमीटर बटे सेकेंड में है। 3 लाख किलोमीटर बटे सेकेंड या 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या एग्जैक्ट और जाए तो 2.99 गुणा 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है, जो प्रकृति में सबसे मैक्सिमम, अधिकतम से अधिकतम चाल अगर किसी की है तो वो प्रकाश की है। स्टूडेंट्स देखो, चाल बहुत ज्यादा है प्रकाश की। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर बटे सेकेंड, यानी प्रकाश 1 सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चलता है। 1 सेकंड में प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर गति करता है, तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है। ध्यान देगा इतना? ठीक है। अभी स्टूडेंट देखो, यहीं पे एक और मेरे दिमाग में आया कि अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो आप लोग साइड में नोट कर लेना। एक मात्रक के बारे में अक्सर बोलते हैं प्रकाश वर्ष पूछा जाता है कि ये मात्रक किसका है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो देखो, वैसे दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि वर्ष आ रहा है यानी जरूर ये समय का मात्रक होगा, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है स्टूडेंट्स? दूरी का मात्रक होता है। ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर जिसको बोलते हैं,
एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर वो दूरी होती है जो प्रकाश एक साल में चलता है। अब आप लोग सोचो कितनी दूरी होगी ये। प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहा है, तो एक साल में कितना चलेगा, उस दूरी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो ये आप लोग साइड में नोट करके रखना, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखो, इसके अलावा आप लोगों को प्रकाश के कुछ प्रभाव पता होने चाहिए। कौन से प्रभाव पता होने चाहिए स्टूडेंट्स? एक तो आप लोगों को आना चाहिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। वैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, परावर्तन किसे कहते हैं। एक प्रकाश का अपवर्तन आप लोगों को पता होना चाहिए। अपवर्तन, अरे अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और प्रकाश का अपवर्तन इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तो है रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दोनों पता होने चाहिए। देखो पहले इन्हीं से शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन स्टूडेंट देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूं, अगर आप लोगों को आता है तो चुपचाप आप लोग सुनते जाओ, पता नहीं कोई ऐसा पॉइंट निकल के आ जाए जो आप लोगों को नहीं पता हो। प्रकाश का देखो परावर्तन क्या है। मान लो एक सतह है, कोई चमकीली सतह, कांच की जैसी सतह है, इसके ऊपर अगर प्रकाश की किरणें आके गिरती है तो इस सतह से टकराकर प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस से चली जाएगी। उसी माध्यम का मतलब क्या है कि मान लो इधर इस कांच के ऊपर, ये जो कांच है, ये जो मिरर है या कोई चमकीली सतह है, इसके ऊपर वायु है, यानी इसके ऊपर का माध्यम क्या हो गया, वायु हो गया। तो यहां पर माध्यम है वायु, ठीक है। तो प्रकाश की किरण क्या हुई, वायु से आई, सतह से टकराई और वापस से ही वायु में चली गई। मतलब जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस से जा रही है। तो जो प्रकाश की किरण आ रही है इसे बोलते हैं हम आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है स्टूडेंट्स। जो टकरा के वापस जा रही है, इसको तो मैं मिटा देता हूं, जो टकरा के वापस जा रही है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है क्या। अब देखो स्टूडेंट्स, जो जिस पॉइंट पर ये प्रकाश की किरण आके टकराई है उस पॉइंट पर सतह के अभिलंबवत अगर हम एक लाइन खींचते हैं, सतह के अभिलंबवत 90 डिग्री पर एक लाइन खींचते हैं तो इसे कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, अभिलंब कहा जाता है इसे। आया समझ में इतना। अब देखो इसमें 2 पॉइंट और ध्यान रखने हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण ये कहलाता है आपतन कोण, और इसको आई से दर्शाते हैं, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आपतन कोण इसे क्या बोलते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, इसे बोला जाता है आपतन कोण, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला जो कोण है किस किस के बीच में, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, इसको आर से बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे कहा जाता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो आप लोग ये लिखते जाना, क्योंकि बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं आपतन कोण परावर्तन कोण डायरेक्ट बोलूंगा। तो ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब इससे संबंधित 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो परावर्तन के नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा, किसमें, परावर्तन में। मतलब अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ध्यान रखना चाहिए। अगर ये 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री होगा। आया समझ में। तो ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है इसका, दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहां पे, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तीनों समान तल में होते हैं, समान तल में होते हैं, ठीक है। समान तल का मतलब देखो, एक बोर्ड एक समतल है, बोर्ड क्या है, एक समतल है। तो मैंने आपतित किरण को, अभिलंब को और परावर्तित किरण को, तीनों को
इसी तल पर बनाया, बोर्ड पे ही बनाया, इसका मतलब तीनों के तीनों समान लेवल पर, समान तल पर हो गए, समान तल पर है, बस यही नियम है। मतलब ऐसे नहीं होगा कि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, आके टकरा के इधर निकल जाए, इस तल के बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। क्या होगा स्टूडेंट्स, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में आएंगे। ये कौन सा नियम है, प्रकाश का परावर्तन है। इतना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप लोगों को समझना है तो वो समझना है स्टूडेंट्स, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो मान लो स्टूडेंट्स यहां पर एक सतह है, ठीक है, इसके ऊपर दूसरा माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है। जैसे मान लो यहां पर वायु है और इधर पानी है, पानी की एक सतह है, इसके नीचे पानी है और इसके ऊपर क्या है, वायु है। अपवर्तन में क्या होता है, मान लो कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आ रही है, तो इन दोनों माध्यमों की पृथककारी सतह पर जैसे ही आपतित होगी तो ये इस माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो ये प्रवेश कर जाएगी तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, विचलित हो जाती है। देखो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो ये वाला, ये पानी नहीं होता, यहां पर पानी नहीं होता, ये पृथककारी सतह नहीं होती। पृथककारी सतह का मतलब वायु और पानी को पृथक करने वाली एक लाइन नहीं होती, तो ये प्रकाश की किरण जो है वो सीधे की सीधी चलती जाती, ऐसे कैसे ही जानी चाहिए थी ये। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही माध्यम चेंज हुआ, वायु से पानी आया, तो प्रकाश की किरण क्या हुई, अपने मूल मार्ग से विचलित हो गई। इसी को अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, लिख लेना इसको, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। मूल मार्ग से क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, विचलित हो जाएगी। अब देखो ये विचलन कैसा होता है वो ध्यान से समझना है आप लोग। देखो यहां पर भी इस पॉइंट पर ये किरण आके आपतित हुई है, तो मैं यहां पर अगर अभिलंब बनाऊं तो ऐसे बनेगा एक अभिलंब, ये अभिलंब बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है, अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है, कम डेंस से ज्यादा डेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंस माध्यम में जा रही है। देखो ये वायु पानी की तुलना में हल्की होती है, तो ये विरल माध्यम हो गया। ये कैसा माध्यम हो गया, विरल। और पानी वायु की तुलना में ज्यादा सघन होता है, ज्यादा डेंस होता है, तो इसे बोलेंगे हम सघन माध्यम। कैसा माध्यम बोलेंगे, सघन माध्यम। तो क्या हो रहा है, देखो प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब। देखो ऐसे जानी चाहिए थी, ये ऐसे सीधे सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही माध्यम चेंज हुआ तो ये किधर घूम गई, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो इसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उसी के आगे दूसरा पॉइंट बना के लिख लेना, अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से, लिख लेना ये, अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो कैसे हटेगी वो मैं बता रहा हूं, यहां पे दूसरा चित्र बना के बताता हूं। मान लो कि इधर पानी है और इधर वायु है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ऐसा है, और प्रकाश की किरण किधर से आ रही है, पानी से आ रही है। किधर से आ रही है, पानी से। ये अभिलंब हो जाएगा सतह पर, अभिलंब मतलब एक 90 डिग्री पर खींची हुई लाइन हो जाएगी। अब देखो अगर इधर वायु माध्यम चेंज नहीं होता, पानी से वायु माध्यम चेंज नहीं होता, प्रकाश की किरण ऐसे सीधी चलनी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। ये अपवर्तन का नियम ये कहता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग, जिस मार्ग पर ये चल रही है, उससे विचलित हो जाएगी। किधर विचलित होगी, अगर विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अगर सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, इधर जाएगी। अभिलंब से देखो इधर जानी चाहिए थी, लेकिन ये दूर हट गई। अभिलंब से, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हट गई। ये इधर जानी चाहिए थी, इधर हट गई, ठीक है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों पॉइंट आप लोग अच्छे से लिख लेना। एक और क्या लिखना है, इन्हीं चित्रों पर बना लेना। ये आती हुई किरण को हमेशा हम क्या बोलते हैं,
आपतित किरण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? आपतित किरण। जाती हुई किरण को देखो यहां अपवर्तित होके जा रही है तो इस किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स अपवर्तित किरण। ठीक है। यहां पर अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, वही आपतन कोण कहलाएगा। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनने वाला ये कोण है, इसको R से ही दर्शाएंगे। यहां पर R का मतलब रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और यहां पर R का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यानी इसे हम कहेंगे, इसे कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। इसमें भी अगर देखना चाहो तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण ये आपतन कोण हो जाएगा। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनने वाला ये कोण अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके नियम देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन पहले ही पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन यहीं पे भी बनता है। क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि किस परिघटना में या प्रकाश की किरण किस स्थिति में आपतन कोण की तुलना में अपवर्तन कोण कम होता है? आपतन कोण की तुलना में अपवर्तन कोण कम होता है। तो किस घटना में होता है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किधर जाती है? सघन माध्यम में जाती है, तब होता है ऐसा। या फिर आप लोगों को पूछ सकते हैं कि किस स्थिति में आपतन कोण की तुलना में अपवर्तन कोण अधिक होता है। तो देखो अपवर्तन कोण यहां पर I की तुलना में R ज्यादा है, ज्यादा बड़ा बन रहा है। इसका मतलब जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण आपतन कोण से ज्यादा होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो लाइनें मैं बोल रहा हूं, एक एक लाइन ऐसे मान लो एक एक क्वेश्चन है, आप लोग इनको लिख लेना। आप लोग जैसे भी वीडियो को स्लो चला लेना, पॉज कर करके लिख लेना, जैसे भी लिखो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन लिखना आप लोगों को पड़ेगा ये। ठीक है ना? ये आप लोग लिख लोगे। अब ये हो गई अपवर्तन की बात कि अपवर्तन क्या होता है। उसके बाद में अपवर्तन के नियम, अगला पॉइंट आप लोग डाल लेना, अपवर्तन के नियम। ये दोनों चित्र आप लोगों को बनाने हैं। मैं इस एक चित्र को मिटा रहा हूं। ठीक है। ये भी शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको भी मिटा देता हूं मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अपवर्तन के नियम क्या है। नियम किसके? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का पहला नियम तो यह है कि आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन, यानी आपतन कोण का हम क्या ले? साइन ले, साइन आई लिखे। और अपवर्तन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है हमेशा किसी माध्यम के लिए। कहने का मतलब जैसे मान लो हमने वायु और पानी लिया, ये माध्यम का एक कॉम्बिनेशन लिया हमने। अब मैं चाहे कितना ही आपतन कोण रखूं, उसी के अकॉर्डिंग अपवर्तन कोण बनेगा। और इनके साइन का अगर अनुपात लूंगा तो वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैं माध्यम बदल देता हूं तो बदल जाएगा, तब अलग बात है। माध्यम बदल देता हूं तो ये जरूर नियत मान बदल जाएगा, लेकिन एक कॉम्बिनेशन के लिए चाहे कितना ही आई हो, चाहे कितना ही आर हो, हमेशा जो इनका अनुपात है वो कांस्टेंट आता है। इसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसी से संबंधित एक नियम और है जिसे स्नेल का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम यह कहता है कि साइन आई और जो साइन आर अपन कह रहे हैं, यहां पर जो अनुपात बोल रहे हैं, जिसको कहा है कि नियत प्राप्त होता है, ये क्या होता है? ये ध्यान रखना, ये अपवर्तनांक के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है? अपवर्तनांक। किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। तो ये एग्जाम में आप लोगों को दिया हुआ मिलेगा। स्नेल का नियम बस थोड़ा सा यही है। अपवर्तन का नियम तो ये है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है। स्नेल ने बताया कि ये कांस्टेंट मान जो है वो किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? अपवर्तनांक। जैसे पानी का अपवर्तनांक अगर आप लोग देखोगे तो 1.33 आता है। कितना आता है? 1.33। वायु का कितना आता है? 1 आता है। वायु का आता है 1, पानी का आता है 1.33। तो अगर आप लोग ये अनुपात लोगे तो ये 1.33 मिलेगा हमें हमेशा। ठीक है क्या इतना? तो ये स्नेल का नियम हो गया। इसका दूसरा नियम देखो क्या है। दूसरा नियम सेम वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। तो वही जो परावर्तन में दूसरा नियम था, सेम वैसा ही नियम इसमें भी है, दूसरा वाला नियम। तो ये तो स्टूडेंट्स क्या हो गए, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन हो गए। ये आप लोगों को पता भी थे, होंगे पता, नहीं पता तो मैंने फिर भी आप लोगों को ये समझा दिया है। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ तक आप लोगों को पता होना चाहिए, लिख लेना इनको, मैं पहले कह रहा हूं, अगर आप लोग लिखोगे तो ही आगे समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स आप लोग जो है वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर किया करो, क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, आजकल व्यू भी कम आ रहे हैं। पुराने वीडियो तो आप लोगों ने काफ़ी देखे हैं, आप काफ़ी कमेंट्स भी मिले थे मुझे कि सर अच्छा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन आजकल या तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप लोग शेयर नहीं कर रहे, या फिर आप लोगों ने ये मान लिया कि सर पता नहीं एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो आप लोग एकदम फ्री हो गए कि अब तो पोस्टपोन होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पोस्टपोन नहीं होगी एग्जाम टाइम पर होगी। तो उसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहना। अगर पोस्टपोन हो जाए तो वो एडवांटेज की बात है, वो आप लोगों को फायदा मिलेगा उसका, तो दोबारा तैयारी कर लेना। लेकिन अभी तो उसी डेट को मान के आप लोग तैयारी करो। ठीक है, देखो अपवर्तन परावर्तन हो गया, वो खैर छोड़ो, आप लोग पढ़ाई करो अभी तो। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये जो अपवर्तन और परावर्तन होते हैं, ये दो प्रकार की सतहों से हो सकते हैं। एक तो सतह कैसी हो सकती है, समतल हो सकती है। ठीक है, एक सतह कैसी हो सकती है, गोलीय हो सकती है। क्या हो सकती है, गोलीय। समतल सतह का मतलब, समतल सतह मतलब फ्लैट सतह, जैसे ये ऐसे वाली सतह है। मान लो ये कांच होता तो प्रकाश की किरण आके आपतित हुई और चली गई, समतल सतह से परावर्तन हुआ। मान लो एक बर्तन में पानी रखा हुआ है, तो पानी की सतह कैसी बनेगी, समतल बनेगी। तो उस पर अगर पानी वायु से आता हुआ प्रवेश करेगा, देखो अगर मान लो मैं एक पात्र में पानी रखता हूं तो पानी की सतह कैसी बनेगी, समतल बनेगी। इसमें अगर प्रकाश की किरण आएगी तो इस तरीके से अपवर्तित होके जाएगी। तो ये अपवर्तन किससे हुआ, समतल सतह से हुआ। किससे हुआ स्टूडेंट्स, समतल सतह। तो एक तो होता है समतल सतह, ये दोनों घटनाएं समतल सतह पर हो सकती है। एक हो सकती है गोलीय सतह पर। कैसी सतह पर स्टूडेंट्स, गोलीय सतह पर। मान लो मैंने समतल सतह ली तो इस तरीके से परावर्तन हुआ। अगर मान लो यहां पर कांच में ऐसा रख देता, कांच इस तरीके से रख देता, तो फिर क्या नियम लगते, वो अपने को पढ़ने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, समतल सतह वाला अपन ने पढ़ लिया है, गोलीय सतह अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गोलीय सतह। देखो स्टूडेंट्स, गोलीय सतह से क्या क्या बन सकते हैं अपने पास। एक तो मिरर बन सकता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, दर्पण। एक गोलीय सतह से क्या बन सकता है, लेंस बन सकता है। क्या बन सकता है, लेंस, जो चश्मे में लगा होता है। तो एक तो हो गया दर्पण, गोलीय सतह होती है। एक हो गया लेंस, गोलीय सतह होती है। दर्पण से हमेशा परावर्तन होगा, ध्यान रखना, दर्पण से हमेशा क्या होगा, परावर्तन होगा। दर्पण की कंडीशन में परावर्तन होगा हमेशा। लेंस से हमेशा क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, अपवर्तन होगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। अरे छोटी सी बात है, गोलीय सतह मतलब जैसे ये सतह तो समतल है, अगर इस सतह को थोड़ा सा ऐसे कर्व कर दे, थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ी सी गोलीय बना दे, ठीक है, मोड़ दे थोड़ी सी, तो सतह कैसी बन जाएगी, गोलीय सतह। अब गोलीय सतह की दो वस्तुएं हो सकती हैं अपने पास। एक तो दर्पण हो सकता है, दर्पण जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हो, ठीक है, दर्पण हो गया। एक लेंस हो सकता है। लेंस मतलब जो चश्मे में लगा होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। आप दर्पण में आर पार नहीं देखा जा सकता। दर्पण अगर हम सामने रखेंगे तो उसके अंदर हमारा प्रतिबिंब दिख जाता है, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता। लेंस में हम आर पार देख लेते हैं। दर्पण से हमेशा परावर्तन होगा, लेंस से हमेशा अपवर्तन होगा। यानी परावर्तन को समझना है तो दर्पण पढ़ने पड़ेंगे, अपवर्तन को समझना है तो लेंस पढ़ने पड़ेंगे हमें। आया इतना समझ में। अब देखो आप लोगों को यह भी पता होगा कि दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक तो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इंग्लिश में बोले तो क्या बोल सकते हैं इसे, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर। एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऐसे ही लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। अब देखो पहले दर्पण को देखते हैं हम। दर्पण, उत्तल दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण
देखो स्टूडेंट्स, ये कैसा होगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, ये वाली सतह चमकीली सतह मान लेता हूं, ये इधर पॉलिश किया हुआ है मैंने, ऐसे मान लो। अगर ये सतह एकदम सीधी है तो समतल दर्पण हो गया, जो आप लोग कांच जिसका उपयोग करते हो। अगर मान लो ये जो चमकीली सतह है ये बाहर निकली हुई है, इस तरीके से है, बाहर निकली हुई है, तो इसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है। अगर ये चमकीली सतह अंदर दबी हुई है, इस तरीके से दर्पण है कोई, तो इसे बोला जाता है अवतल दर्पण। आया समझ में? तो देखो उत्तल दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण में चमकीली सतह बाहर निकली हुई थी, ये चमकीली सतह है और इधर हमने पॉलिश की हुई है। पॉलिश तो समझते होंगे आप लोग, अरे वो जूते वाली पॉलिश नहीं। आप लोग कोई टूटा हुआ कांच देखना, कांच के एक तरफ चमकीला भाग होता है, एक तरफ कुछ रंग पेंट किया हुआ होता है, एक चमकीली पॉलिश की हुई होती है, तो उसी की बात कर रहा हूं। ये चमकीली पॉलिश है इधर, तो इसे तो बोलते हैं क्या? उत्तल दर्पण। एक हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये चमकीली सतह जो अंदर दबी हुई है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में बाहर निकली हुई है। ये तो हो गए दर्पण। ठीक है ना। अब देखो दर्पण से संबंधित क्या क्या पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इससे संबंधित देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटा देता हूं, लिख लो आप लोग, ये लिखते जाना। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो तो लिखना ही है, और जो मैं महत्वपूर्ण लाइनें बोलता हूं वो भी लिखनी है आप लोगों को। ठीक है ना। देखो अब दर्पण हो या लेंस हो, इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स हमें समझने हैं, मतलब वो पॉइंट्स पता होने चाहिए कि क्या है इनका मतलब, क्योंकि मैं बार बार उनकी परिभाषा नहीं दूंगा, डायरेक्ट नाम बोलूंगा। तो देखो वो पॉइंट क्या क्या है। इसमें पॉइंट होता है, एक होता है ध्रुव बिंदु, पोल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ध्रुव हमें समझना है। दूसरा वक्रता केंद्र। तीसरा अक्षरेखा। चौथा आप लोग लिख लेना फोकस बिंदु। पांचवा फोकस दूरी। फोकस बिंदु, फोकस दूरी। ठीक है। ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, अक्षरेखा हो गई, फोकस बिंदु हो गया, फोकस दूरी हो गई। ये आप लोगों को समझना है। अब देखो एक एक पॉइंट बताता हूं मैं। ध्रुव बिंदु कौन सा होता है? तो इस दर्पण का ये बीच वाला भाग जो होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव बिंदु बोलते हैं, और इसे पी से दर्शाते हैं। हम किससे दर्शाएंगे? पी से इसको दर्शाएंगे। पोल होता है ये। ठीक है। उसके बाद में देखो वक्रता केंद्र क्या होता है स्टूडेंट्स? वक्रता केंद्र क्या होता है? अगर देखो मैं इसको अगर बनाऊं तो ये पूरा एक वृत्त बनेगा ऐसे। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? एक वृत्त बनेगा ऐसे। बनेगा क्या? बिल्कुल बनना चाहिए। तो इस वृत्त का जो केंद्र होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वक्रता केंद्र। और इसको दर्शाते हैं सी से। ठीक है क्या? इसमें देखो, इसमें वक्रता केंद्र कैसे बनेगा? इसको अगर ऐसे गोला बना दूं पूरा मैं, अगर ऐसे गोला बना दिया जाए तो यहां पर केंद्र आएगा, इस वृत्त का केंद्र आएगा। इस केंद्र को अपन क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। इसको P से दर्शाते हैं, इसको C से दर्शाते हैं। अक्षरेखा। अक्षरेखा क्या होती है? ध्रुव बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इसी को क्या बोलते हैं? अक्षरेखा। इधर इसको ऐसे बोल देंगे अपन, तो ये अक्षरेखा हो गई। आया समझ में? वक्रता केंद्र, ध्रुव बिंदु, वक्रता केंद्र, ध्रुव बिंदु, इनको मिलाने वाली जो रेखा है उसी को क्या बोलते हैं अपन? दर्पण की अक्षरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण की अक्षरेखा। फिर उसके बाद में देखो फोकस बिंदु। फोकस बिंदु कहां होता है? जो ध्रुव बिंदु और वक्रता केंद्र है इसके एकदम बीच में होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? फोकस बिंदु। यहां पर देखो ध्रुव बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में ये पॉइंट आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु भी आ गया स्टूडेंट्स। देखो नेक्स्ट, फोकस बिंदु को H से दर्शाते हैं। उसके बाद में है फोकस दूरी। क्या होती है स्टूडेंट्स? फोकस दूरी। देखो फोकस दूरी क्या होती है? तो ध्रुव बिंदु से फोकस बिंदु की जो दूरी होती है, ये वाली दूरी, ध्रुव बिंदु से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और इसको स्मॉल f से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल f से। यहां पर देखो
ठीक है, इसको स्मॉल f से दर्शाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को यही सब पास में लिख लेना है। क्या लिखना है, क्योंकि ये ध्यान भी रखना है, जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो वैसे भी आप लोगों के पास नोट्स होंगे, तो नोट्स खोल के रखोगे तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा। देखो ये दर्पण कौन सा था, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी किधर है, दर्पण के पीछे है, जिधर चमकीली पॉलिश हो रखी थी उसके पीछे है। आया समझ में, याद रखना ये पॉइंट, क्योंकि ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये लिख के रखना है, अगर भूल जाओ तो लिख लो आप लोग। इसमें देखो ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। इसमें देखो C और F कहां है, दर्पण के सामने है, दर्पण के कहां है, सामने। तो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु दर्पण के पीछे होते हैं, कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस दूरी होते हैं, वो दर्पण के सामने होते हैं। आया इतना समझ में, इनको प्लस लेना है माइनस लेना है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी आप लोग जितना मैं समझाता जा रहा हूं उतनी समझते जाओ, स्टेप वाइज समझते जाओ। देखो एक साथ वो भी बीच बीच में अगर मैं सारी चीजें एक साथ बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं स्टेप वाइज समझा रहा हूं आप लोगों को, तो स्टेप वाइज समझते जाना। ठीक है क्या स्टूडेंट्स, ये दर्पण की बात हो गई। ठीक है, अब देखो मिटा दो इतना, वो समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स यहीं पे आप लोगों को एक पॉइंट और समझना है, जो ये भी समझ में आ जाएगा। देखो एक हम काम में लेंगे चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या है, हम किस हिसाब से बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, इनको प्लस रखना है या माइनस रखना है, बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस रखना है या माइनस रखना है, वो हम चिन्ह परिपाटी में समझेंगे। किस में समझेंगे, चिन्ह परिपाटी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कोई अगर क्वेश्चन गलत होगा तो इसी के कारण गलत हो जाएगा आप लोगों का, तो इसको अच्छे से समझ लें। देखो बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूं, मुझे बताओ, देखिए ये कौन सा दर्पण बनाया है मैंने, बताओ। अवतल दर्पण बना, क्या चमकीली सतह अंदर घुसी हुई है, अवतल दर्पण है। ठीक है, कि इतना जो डैश डैश लाइन बनाई इधर पॉलिश हो रखी है। अब स्टूडेंट देखो आप लोग चाहे उत्तल दर्पण बनाओ चाहे अवतल दर्पण बनाओ, हमेशा ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। चमकीली सतह, अगर मैं ऐसे सामने देख रहा हूं तो चमकीली सतह मेरे उल्टे हाथ की साइड में होनी चाहिए। किधर होनी चाहिए, उल्टे हाथ की साइड। आप लोग कॉपी में बना रहे हो तो कॉपी में ऐसे ही होना चाहिए। अगर सामने से कॉपी को देख रहे हो तो चमकीली सतह उल्टे हाथ की साइड में आनी चाहिए आप लोगों के। ठीक है, हमेशा ऐसे ही बनाना है आप लोगों को इसको, क्योंकि अगर इसको बदल दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना। अब देखो ये बताओ क्या होगा, ध्रुव बिंदु होगा, ये अक्ष रेखा होगी, ये यहां पर क्या आ जाएगा, वक्रता केंद्र आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, फोकस बिंदु आ जाएगा। सही है क्या स्टूडेंट्स इतना। अब देखो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये करेंगे कि बिंब, बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट, जिसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। मतलब इसके सामने जैसे मान लो ये पेन रख दिया मैंने, तो पेन का इसके अंदर प्रतिबिंब दिखेगा हमें। तो पेन जो है वो ऑब्जेक्ट है अपना, जिसका हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड में रखना है, चाहे कुछ ही हो जाए, हमेशा इसी साइड में रखना है इसको। ठीक है ना। किधर रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, जो उल्टे हाथ है उसकी साइड में रखेंगे। तो ये मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है कोई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा उल्टे हाथ की साइड में रखना है। इसके अकॉर्डिंग प्रतिबिंब जो इमेज है वो कहीं पे भी बन जाएगी। इमेज बनाने के नियम मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, वो कहीं पे भी बन जाएगी। मान लो अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि ये यहां बन रही है, ये यहां पे क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ये इमेज बन रही है। क्या बन रही है, इमेज। ये तो है ऑब्जेक्ट, ये तो है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज, प्रतिबिंब। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स क्या मानना आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने ये बनाया है कभी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष का ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु। तो आप लोगों को क्या करना है, एक्स और वाई अक्ष का जो मूल बिंदु है वो यहां ध्रुव बिंदु पर मानना है। मतलब मान लो ये तो एक्स अक्ष है, ये तो क्या है, एक्स अक्ष, और ये क्या है, वाई अक्ष है। ये तो हो गया एक्स अक्ष और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। मुझे बताओ इस मूल बिंदु के इस तरफ प्लस एक्स होता है तो इधर क्या होता है, माइनस एक्स होता है। ऊपर की ओर प्लस वाई होता है तो नीचे की ओर क्या होता है, माइनस वाई होता है। आया समझ में इतना। बस ऐसे ही यहां ध्यान रखो, इधर है प्लस एक्स तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। ऊपर की ओर प्लस वाई तो नीचे की ओर क्या हो जाएगा, माइनस वाई। आगे इतना समझ में, बस इतना ध्यान देगा तो आप लोग कहीं गलती नहीं करोगे। अब बताओ मुझे,
अगर मैं ध्रुव बिंदु से बिंब की दूरी लूं, ऑब्जेक्ट की दूरी लूं, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट की दूरी प्लस में लूंगा या माइनस में लूंगा? देखो यहां से ये दूरी अगर मापी जाएगी तो ये किधर माप रहे हैं अपन? माइनस एक्स की ओर माप रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी को माइनस में लूंगा मैं। बताओ इमेज की दूरी लेनी है मुझे, तो यहां से इमेज देखो इधर बन रही है, इधर बन रही है, माइनस एक्स की ओर बन रही है, माइनस एक्स की ओर बन रही है, तो इसको भी मैं माइनस कर लूंगा। आया समझ में? अगर मान लो मुझे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई लेनी होती, तो ऊंचाई देखो किधर है? ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर क्या आता है? प्लस का वाई आता है, तो इसकी ऊंचाई को प्लस में लूंगा। लेकिन इसकी ऊंचाई देखो ये किधर है? नीचे की ओर है। नीचे की ओर है तो नीचे की ओर क्या आता है? माइनस वाई, तो इसकी ऊंचाई को किसका लिखूंगा? माइनस वाई लिखूंगा। अब स्टूडेंट सोच के बताओ मुझे कि मैं इस दर्पण की फोकस दूरी को प्लस का लिखूं या माइनस का लिखूं? इस दर्पण की फोकस दूरी को प्लस का लिखूं या माइनस का लिखूं? तो देखो यहां पर ऑब्जेक्ट से इस साइड में फोकस बिंदु P से F तक की दूरी, P से देखो यहां पे बताया था मैंने, P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं अपन। तो बताओ ये फोकस दूरी प्लस की आएगी या माइनस की? यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। तो माइनस की ओर आ रही है, तो फोकस दूरी को किसका लिखेंगे? माइनस का लिखेंगे। स्टूडेंट्स एक और आप लोग ध्यान रखना, मैंने उस समय नहीं बताया था, ये ध्रुव बिंदु से, इस ध्रुव बिंदु से ये जो C होता है, इस C तक की दूरी को अपन बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव बिंदु तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या। कहां की? अरे देखो ये वृत्त बन रहा है, बताओ ये वृत्त की त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? ये वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या। तो इस त्रिज्या को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यहां पर ये त्रिज्या हो जाएगी, तो वक्रता त्रिज्या ये वृत्त की त्रिज्या हो गई ना। तो P और C के बीच की दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कैपिटल R से इसको दर्शाते हैं। चिन्ह परिपाटी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। देखो मैं और बना के बता देता हूं आप लोगों को एक बार, ठीक है? चिन्ह परिपाटी मान लो अगर मैं बना रहा हूं किसके लिए, बताओ कौन सा दर्पण है? चमकीली सतह बाहर निकली हुई, यानी उत्तल दर्पण हो गया। ये ध्रुव बिंदु और ये इसकी अक्ष रेखा हो गई। अक्ष रेखा को क्या मानूंगा मैं? एक्स अक्ष मानूंगा, और इस वाली रेखा को क्या मानूंगा? वाई अक्ष मानूंगा। ठीक है क्या स्टूडेंट्स? इसको क्या मानूंगा? वाई अक्ष। मुझे चमकीली सतह हमेशा इधर ही बनानी है, माइनस एक्स की ओर बनानी है। अब मैं यहां पर बिंब रख रहा हूं, ठीक है? यहां पर क्या रख रहा हूं? बिंब। तो स्टूडेंट्स इसका जो प्रतिबिंब बनता है कुछ यहां पर बनेगा, ठीक है? छोटा बनेगा। वो प्रतिबिंब बनाना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ये प्रतिबिंब इधर बनेगा। अब देखो इसका वक्रता केंद्र, देखो ये वृत्त ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो वक्रता केंद्र यहां पर आएगा। P और C के बीच में कौन होता है? F होता है। ठीक है? अब मुझे बताओ बिंब दर्पण से इस P से मापते हैं, सारी दूरी अपन P से मापेंगे। P से बिंब, यह है वस्तु ऑब्जेक्ट, यह है इमेज आई। तो ऑब्जेक्ट की दूरी प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? बिल्कुल माइनस में आएगी, क्योंकि इधर क्या होता है? माइनस एक्स होता है। तो P से O तक की दूरी माइनस एक्स की ओर है, तो माइनस में लेंगे। वैसे ऑब्जेक्ट की दूरी को U से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? U से। तो जब भी अपन फॉर्मूले में काम में लेंगे, इसको माइनस का काम में लेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस की ओर आ रही है। अब बताओ इसमें ये इमेज बना है यहाँ पे, तो इस P से इस I इमेज तक की दूरी को क्या लिखेंगे अपन? देखो इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। इस P से इस I तक की दूरी को अपन V से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? V से। अब बताओ ये V प्लस का हो गया माइनस का? देखो यहां से इधर की दूरी, इधर क्या होता है? प्लस एक्स होता है, इधर प्लस एक्स होता है, तो प्लस का लिखेंगे। यहां से यहां तक की दूरी यानी P से F तक की दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं। बताओ ये प्लस का आएगा या माइनस का? प्लस का आएगा, बिल्कुल इस तरफ है। यहां से C तक की दूरी को कैपिटल R से लिखते हैं। बताओ कैपिटल R प्लस का आएगा या माइनस का? प्लस का आएगा। ये आया समझ में? ये ऊंचाई किसकी आएगी? प्लस वाई की ओर है, तो इसकी ऊंचाई को प्लस का लिखेंगे, इसकी ऊंचाई को भी प्लस का लिखेंगे, क्योंकि ये भी ऊपर की ओर है। आया समझ में? तो ये सब चिन्ह परिपाटी है। चिन्ह परिपाटी अच्छे से समझ लो, कोई समस्या नहीं आएगी। अब स्टूडेंट देखे, मैं एक चीज यही पूछता हूं आप लोगों को, मान लो यही पूछ ले कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो देखो इस दर्पण की फोकस दूरी इधर है ना, इधर है प्लस एक्स, धनात्मक होती है। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये है चिन्ह परिपाटी। देखो स्टूडेंट्स आज हमने बेसिक बात की है, बेसिक मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है।
आप लोग एक बार ध्यान से इनको समझ लेना, नोट्स बनाना सीख लो। मैं हर बार बोलता हूँ नोट्स बना लो, समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम जब पास में आएगा तब आप लोग सारे वीडियो एक साथ नहीं देख पाओगे, तब आप लोगों को नोट्स काम में आएंगे। तो नोट्स खोल के पढ़ोगे, क्वेश्चन हल करोगे, तब नोट्स काम में आएंगे। तो नोट्स बनाना सीख लो, ठीक है। मैं सारी बातें बोर्ड पे नहीं लिखता, जो पॉइंट, जो बात मैं कह रहा हूं, जो लाइन मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये याद रखनी चाहिए, मैं भूल जाऊंगा, या याद रखने वाली बात है, तो उसको लिख ही लिया करो आप लोग, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, मैंने बेसिक आप लोगों को बताने की कोशिश की थी। मैंने सोचा कि पता नहीं आप लोगों को स्कूल में पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए होंगे, भूल गए होंगे ये सब, तो मैंने आप लोगों को बेसिक फिर से क्लियर कर दिया है। स्टूडेंट्स, तो ये आज की क्लास थी। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर किया करो आप लोग, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज की क्लास थी अपनी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।